नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो बेहद महत्वपूर्ण है। आज जिस टॉपिक को हम लोग करेंगे वो जीएस 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन से है और दो शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, वैश्वीकरण ने भारत के लघु उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों को कैसे प्रभावित किया है, इस पर टिप्पणी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ग्रामीण विकास में सतत विकास और समावेशी विकास की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग 80 से 90 शब्दों में आंसर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ें ताकि आपको सभी जरूरी पीडीएफ समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैश्वीकरण ने भारत वैस ये एक सेकेंड वैश्वीकरण ने भारत के लघु उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों को कैसे प्रभावित किया है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले छोटा भूमिका बता देंगे और उसके बाद इसके जो कैसे प्रभावित करता है उसको बता देंगे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से, और फिर एक इसका छोटा निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भूमिका। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने पूरी दुनिया को एक बाजार में तब्दील कर दिया है। अब देखिए, वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, वैश्वीकरण ना वह प्रक्रिया है जिसमें देखेंगे आप दुनिया के सारे देश अर्थात लगभग ऑल टू ऑल आर्थिक और सांस्कृतिक तथा तकनीकी रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे व्यापार, संचार और निवेश का नए नए अवसर बनते हैं। आप समझ गए वैश्वीकरण। अब देखिए, इससे भारत के लघु उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ गया है, उससे जो छोटे उद्योग है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो पारंपरिक उद्योग हैं, जो छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कहीं न कहीं उनको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपका यह भूमिका हो गया। अब कैसे यह प्रभावित करता है लघु उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों को, हम लोग देखने का काम करेंगे पैरा चेंज करके भूमिका के बाद। तो चलिए देखते हैं। इसके प्रभाव को निम्न रूपों में देख सकते हैं। तो देखिए, प्रभाव क्या होता है, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। तो हम लोग दोनों देखने का काम करेंगे। पहले सकारात्मक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, नए अवसर। अब देखिए, सकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण से नया नया अवसर मिल रहा है छोटे उद्योगों को या यहाँ के व्यवसायियों को। तो कैसे, तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ी। अब कैसे, तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, इंटरनेट और जितने भी प्रकार का मतलब व्यापारिक नीतियां हैं, मतलब वैश्विक व्यापार नीतियां, सबसे जो छोटे छोटे उद्योग है ना कहीं उनको आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का एक प्रकार से उनको मौका मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए ई कॉमर्स की सुविधा या बहुत सारे ऐसे निर्यात की सुविधाओं ने उन्हें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बनाने का एक प्रकार से बहुत आसान मौका दे दिया है। तो यहाँ पर इनको ना नया अवसर मिलता है। सेकेंड, तकनीकी उन्नति के संदर्भ में अब देखिए कैसे। देखिए, नए उपकरण और तकनीक अपनाने का मौका मिला है। कैसे, देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, नई तकनीकी और आधुनिक उपकरणों की ना उपलब्धता बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इससे क्या होता है, इससे जितने भी छोटे छोटे उद्यमी हैं या व्यवसायी हैं, वो अपने उत्पादन को तेज और ज़्यादा कुशल बना सकते हैं इन उपकरणों के मदद से। अब देखिए नेक्स्ट, रोजगार सृजन। अब देखिए, रोजगार सृजन कैसे इसका सकारात्मक प्रभाव है, तो निर्यात बढ़ने से नई नौकरियां पैदा हुई है। आप इसको ऐसे समझिए, जब कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण से जब विदेशी निवेश यहाँ होगा, आईटी, ई कॉमर्स, स्टार्टअप, निर्यात और पर्यटन जैसे जब क्षेत्रों में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। अब इतना आप सकारात्मक पॉइंट बता देंगे तो फिर आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट नकारात्मक प्रभाव को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नकारात्मक प्रभाव को। देखिए, पहला पॉइंट, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि प्रतिस्पर्धा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे, देखिएगा, बड़े विदेशी ब्रांड के कारण छोटे व्यवसायों को नुकसान हुआ है। अब कैसे नुकसान हुआ है, तो बड़े विदेशी ब्रांड आप देखेंगे कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के साथ भारतीय बाजार में मतलब आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो छोटे स्थानीय जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रतिस्पर्धा में ना टिक नहीं पाते हैं, और जब टिक नहीं पाते तो उनको बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। नेक्स्ट नकारात्मक प्रभाव, स्थानीय उत्पादों की गिरती मांग। अब देखिए कैसे,
विदेशी उत्पादों की भरपार से स्थानीय कारीगरों को कठिनाई हुई है। अब कैसे कठिनाई हुई है? तो देखिए, जो सस्ते विदेशी सामान यहाँ पर बड़े पैमाने पर यदि बढ़ जाएँगे तो उससे क्या होता है, भारतीय जो हस्तशिल्प हैं, पारंपरिक कारीगरी है, उस पे कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे जो वो छोटे-छोटे जो मतलब कारीगर, व्यापारी मतलब हस्तशिल्पकार हैं, उनका रोज़गार ना कम हो जाता है और उनकी जो मतलब कला होता है ना, मतलब वो कहीं न कहीं उसके ऊपर अस्तित्व का मतलब एक प्रकार से अस्तित्व के लिए वह संघर्ष करने लगती है। तो कहीं न कहीं इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह भी है। अब नेक्स्ट नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, मूल्य अस्थिरता। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से छोटे व्यापार प्रभावित हुए हैं। अब कैसे? तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण छोटे व्यापार अब वैश्विक बाजार से मतलब जुड़ गए हैं और लेकिन देखिएगा, कभी डॉलर की कीमत बढ़ गया, कभी आयात-निर्यात नीति में अर्थात बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ होती है, जिससे ना ये प्रभावित हो जाता है। तो मूल्यों में क्या हो जाता है, अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है। इतना बता देंगे तो फिर एक करंट मतलब आप इसको जोड़ देंगे कि गवर्नमेंट मतलब ना इसके लिए क्या कर रही है, मतलब गवर्नमेंट इसको मतलब सही तरीके से मतलब करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी सरकारी योजनाएं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। अब देखिए, मेक इन इंडिया सरकार की क्या है, एक ऐसा पहल है जिसमें देश के अंदर ही उत्पादन को बढ़ावा देने का काम किया जाए। जबकि वोकल फॉर लोकल क्या है, इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता बढ़े और लोग ना आत्मनिर्भर हो। और इससे स्थानीय सॉरी और लोकल फॉर वोकल का मतलब इससे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का काम किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे कहीं न कहीं जो छोटे उद्यमी होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है और कहीं न कहीं वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब इतना बता देंगे तो फिर एक निष्कर्ष इसका छोटा दे देंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष। अब देखिए, वैश्वीकरण ने भारतीय लघु उद्योगों को अवसर और चुनौतियां दोनों दी है। यदि सही नीतियों का पालन किया जाए तो इन्हें सशक्त बना सकता है। अब देखिए, कैसे वैश्वीकरण ने दोनों दिया है, मतलब अवसर भी और चुनौतियां ने। देखिए, वैश्वीकरण ने छोटे उद्योगों को क्या दिया, वैश्विक बाजार दिया, नई तकनीक दिया, निवेश के अवसर दिए, लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्धा भी दिया। उन्हें कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। बड़े ब्रांड से उनको अपने अस्तित्व के लिए एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ता है। तो यदि इन सारी चुनौतियों को मतलब सही तरीके से दूर कर लिया जाए तो कहीं न कहीं ये छोटे उद्यमी या छोटे उद्योग या छोटे व्यवसायी यह भी सशक्त हो सकते हैं और सशक्त होकर राज्य के सशक्तिकरण अर्थात आर्थिक मजबूती में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास में सतत और समावेशी विकास की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, इसका भी आंसर हम लोग 80-90 शब्दों के अंतर्गत ही देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग भूमिका बताएंगे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में। ग्रामीण विकास भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार है। सतत और समावेशी विकास से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गांवों का विकास पर्यावरण के अनुकूल हो और हर वर्ग को इसका लाभ मिले। इसमें दो शब्द हैं, देखते हैं, एक सतत विकास और एक समावेशी विकास। पहले इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच क्या करे, संतुलन बनाए रखे और भविष्य की जरूरतों को भी प्रभावित किए बिना जो आज का आवश्यकता है मूलभूत, उसे भी यह पूरा करे। समझ गए? और समावेशी विकास क्या होता है, देखिए इन दोनों में हम डिफरेंस भी बताएंगे और कैसे पूरक हैं यह भी बताएंगे। समावेशी विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करे, जिससे कोई भी आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पीछे न रहे, अर्थात उनको भी बढ़ने का अवसर मिले। अब कहने का मतलब है कि इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं हम लोग। जब दोनों का डिफिनेशन समझ लिए तो अब अंतर समझिए। सतत विकास जहां पर्यावरण और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर केंद्रित करता है, वहीं आप देखेंगे समावेशी विकास समाज के हर व्यक्ति के को एक प्रकार से विकास के मुख्य धारा में लाने पर जोर देता है।
अब कहने का मतलब है कि यह पूरक कैसे हैं दोनों। अब देखिए ये इसको भी समझ लेते हैं, लिखना नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, सतत विकास और समावेशी विकास। तो देखिए यदि विकास सतत होगा हमारा तो क्या होगा, संसाधनों का सही उपयोग होगा और सभी को समान अवसर मिलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे समावेशी विकास भी संभव होगा। दोस्तों हमने सतत विकास का डिफिनेशन भी समझ लिया, समावेशी विकास का भी डिफिनेशन समझ लिया, दोनों के बीच अंतर को भी देख लिए और दोनों कैसे पूरक हैं यह भी देख लिए। अब हमारा यह भूमिका हो गया। अब भूमिका देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि सतत और समावेशी विकास कैसे मतलब भूमिका निभाती है ग्रामीण विकास में। तो चलिए इसको अब देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कि सतत और समावेशी विकास की भूमिका निम्न है, इतना आप लिख देंगे, अच्छा माना जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आप देखिए जल जंगल और जमीन का संतुलित उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अब देखिए कैसे मजबूत करेगा, अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सतत खेती, वनीकरण, जल संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, बल मिलता है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव विविधता बनी रहती है, जिससे क्या होता है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी कम होता है। नेक्स्ट, रोजगार सृजन। अब देखिए जैविक खेती, ग्रामीण उद्योग और हरित ऊर्जा से नए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ेगा, तो जैविक खेती से किसानों को क्या होता है, मतलब अगर खेती अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो क्या होगा, उनको मूल्य ज़्यादा मिलेगा और कहीं ना कहीं जैविक खेती का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है कि मिट्टी की गुणवत्ता ना बनी रहती है, जहाँ रासायनिक खादों से उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। जबकि ग्रामीण उद्योग से क्या होगा, ग्रामीण उद्योग जैसे हस्तशिल्प हो गया, कुटीर उद्योग होगा, क्या होता है, उनको एक प्रकार से बाजार मिलता है। और हरित ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, मतलब इसके लिए मतलब आप नए स्टार्टअप्स या नए रोजगार के कारण ना एक नया अवसर पैदा मतलब करता है। नेक्स्ट, बुनियादी सुविधाएं। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है। क्यों उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित समाज बेहतर संसाधन को मतलब संसाधनों के प्रकार से अच्छे से प्रबंधन कर सकता है। सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति जैसे सुविधाएं विकास को क्या करती है, गति देने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, तकनीकी नवाचार। अब देखिए डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप योजनाओं से ग्रामीण युवाओं को नए अवसर मिलते हैं। अब देखिए कैसे मतलब नए अवसर मिलता है, तो देखिए आप ऐसे समझिए, डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक लोगों को क्या हो गया है, मतलब उनका पहुंच आसान हो गया है। स्टार्टअप इंडिया से आप देखेंगे ग्रामीण उद्यमी नई तकनीकों का उपयोग कर क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने उद्योगों को डेवलप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे नया नया रोजगार मतलब नए स्तर के रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, अर्थात करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप बताएंगे एक करेंट मतलब एग्जाम्पल के आधार पे आप बता देंगे कि तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान और जल जीवन मिशन को मतलब मिशन गांवों को डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल बना रहे हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु परिवर्तन सॉरी मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान से क्या होता है, गांव में आप देखेंगे इंटरनेट डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने का मतलब प्रकार से काम किया जाता है। मतलब यह गवर्नमेंट की एक ऐसा पहल है जिसके माध्यम से गांव में मतलब इन सेवाओं को मतलब बढ़ावा दिया जाए, जैसे इंटरनेट को, डिजिटल सेवाओं को, आप समझ गए। अब जल जीवन मिशन क्या है, मतलब हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना। मतलब इनसे क्या होगा, इनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कहीं ना कहीं यदि ये योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह पर्यावरण को अनुकूल भी बनाती है। नेक्स्ट, इसकी एक कमियां बता देंगे, अर्थात एक इसकी सीमा। अब देखिए सीमा क्या बताएंगे, यद्यपि बुनियादी ढांचे की कमी, नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख बाधा हैं। अब देखिए अगर बुनियादी ढांचा ही मतलब कमजोर होगा तो फिर कैसे होगा, मतलब ये इसकी सीमा है, नीतियाँ यदि कमजोर होगी तो उसके क्रियान्वयन में अगर नीति अगर कोई बना और उसके अगर क्रियान्वयन आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। अब जलवायु परिवर्तन कैसे बाधा है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन से कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाढ़, सूखा चाहे असामान्य मौसम से क्या होता है, गरीब और ग्रामीण समुदाय ही सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी होती हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, बड़े लोग इससे कम ही प्रभावित होते हैं क्योंकि ज़्यादा इन सब चीज़ों का मार कौन झेलता है, एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जो गरीब या जो बहुत सामान्य लोग होते हैं उन्हीं को इसका परिणाम ज़्यादा भुगतना होता है।
फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देंगे। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्षतः सतत और समावेशी विकास से गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। यदि सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो ग्रामीण भारत देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है। अब देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या, अगर स्थानीय संसाधनों का अब यदि सतत उपयोग करें, कृषि, कुटीर उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जाओं को यदि आप बढ़ावा दें, तकनीकी शिक्षा, ई कॉमर्स, सरकारी योजनाओं का यदि सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो क्या होगा, ग्रामीण विकास क्या होगा, ग्रामीण भारत देश एक प्रकार से ग्रामीण जो मतलब क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगी। और कहीं ना कहीं जब ग्रामीण क्षेत्र मतलब विकास के उस पैदान पे पहुंचेगी तो भारत अर्थात अपने देश को भी आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देगी। दोस्तों, हम इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बखूबी अच्छे से देखने का प्रयास किया। आप इसको देखकर समझने का प्रयास करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।